अस्सलाम वालेकुम। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की पहली क्लास में वेलकम। ये क्लास HTML और CSS से रिलेटेड है। मुझे कुछ सजेशंस आई थी कि HTML और CSS बहुत बेसिक है, सबको आता है, तो एडवांस टॉपिक से शुरू किया जाए। लेकिन मैंने ये सोचा कि शायद हम में से कुछ ऐसे भी मेंबर्स हों जो HTML और CSS के अंदर भी स्टक होते हों कहीं कहीं पर। तो मैंने सिर्फ HTML और CSS की वो कोर चीज़ें जो हमें एक स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए लाजमी चाहिए, उनको कवर किया है इस लेसन के अंदर। तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी HTML और CSS को कवर करके बहुत जल्द हम एडवांस टॉपिक्स पर आ जाएंगे। लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि HTML और CSS को इस जर्नी के अंदर इंक्लूड किया जाए। तो चलिए मैंने जो आउटलाइन बनाई है वो आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। HTML के अंदर एक छोटी सी आउटलाइन है, जैसे H1, P और स्पैन, ये टेक्स्ट से रिलेटेड टैग्स हैं। डिव और सेक्शन, लिस्ट और टेबल, फॉर्म और इमेज, ये एक बेसिक वेब पेज की ज़रूरी चीज़ें होती हैं। फिर CSS स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है और उसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। सिलेक्टर्स, कैसे किसी चीज़ को सिलेक्ट किया जाए, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी, जेड इंडेक्स, ट्रांजिशन, मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज जो है वो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक फोल्डर बना दिया है डीबग्ड सोल्स के नाम से। उसके अंदर मैंने index.html की फ़ाइल बना दी है और style.css की फ़ाइल बना दी है। और यहाँ पर जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक वेब पेज का, जिसके अंदर डॉक टाइप HTML जो है वो क्या करता है, वर्जन बताता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। और ये जो हमने सेंटेक्स लिखा है ये HTML5 का वर्जन है। और इसके बाद HTML जो है ये हमारी वेबसाइट का मेन कंटेनर होता है, जिसके अंदर बाकी पूरा टेक्स्ट रैप होता है। अच्छा, हेड और बॉडी दो मेन टैग हैं। ठीक है, हेड के अंदर जो है हमारी वेबसाइट का मेटा डेटा होता है, जैसे टाइटल, हमारे वेब पेज का नाम क्या है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इस वेब पेज को ओपन किया हुआ है, आप देखेंगे टैब के अंदर डीबग्ड सोल्स आ रहा है, तो ये टाइटल है। ठीक है, उसके बाद हमने अपने स्टाइलिंग यानी CSS को यहाँ पे लिंक किया हुआ है, तो वो भी हम हेड टैग के अंदर करेंगे। उसके बाद आ जाती है बॉडी। बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ें होंगी जो ये इस वाइट स्पेस के अंदर दिखेंगी। ठीक है, तो हमारी आउटलाइन के अंदर सबसे पहले H1, P और स्पैन है। तो H1 क्या होता है, एक बड़ी सी हेडिंग देने के लिए, जैसे मैं लिखूं वेलकम डीबग सोल्स, सेव करके यहाँ रिफ्रेश किया तो हमारे पास एक बड़ी सी हेडिंग आ गई। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ दूंगा और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दूंगा, तो देखें यहाँ पर जो है एक छोटा सा पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अच्छा, अब स्पैन क्या होता है। अगर इसी पैराग्राफ के एक छोटे से हिस्से को मैं अलग से स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ वो उसके बावजूद इसी पैराग्राफ का हिस्सा रहे, लेकिन उसकी जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी इस पैराग्राफ से चेंज रहे, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको स्पैन के अंदर रख के और उसकी अगर मैं स्टाइल कलर रेड, अगर मैं स्टाइल कलर रेड कर दूंगा, तो देखेंगे उसी पैराग्राफ में रहते हुए इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये स्पैन जो होता है वो एक छोटे से हिस्से की स्टाइलिंग चेंज करने के लिए यूज़ होता है। इसको हम आगे जाके सिर्फ पैराग्राफ में ही नहीं, इसको हम पूरी पूरी डिव भी बनाते हैं। ये एक कंटेनर की तरह काम करता है, लेकिन फ़र्क ये है कि बाकी कंटेनर, जितने भी कंटेनर हैं वो ब्लॉक लेवल होते हैं, लेकिन जो स्पैन होता है इसकी खासियत है कि ये इनलाइन कंटेनर होता है। ठीक है, तो हम इसको प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर। उसके बाद हमारे पास आउटलाइन में क्या है, डिव और सेक्शन। डिव और सेक्शन कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कंटेनर है। मैं अगर डिव बना भी दूं और यहाँ पे कुछ लॉरेम करके कुछ लिख दूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं है इसमें, बस जस्ट ये है कि ये एक कंटेनर के अंदर आ गए। ठीक है, इसी तरह से सेक्शन भी डिव की तरह ही एक कंटेनर है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। जस्ट ये है कि इनके नाम अलग अलग इसलिए हैं ताकि हम अपने वेब पेज को ये देखें। अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऊपर वाले सेक्शन से थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो हम BR टैग लगा के एक लाइन ब्रेक लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। जस्ट क्या है कि हम जब लेआउट बना रहे होंगे तो डिव्स और सेक्शंस का इस्तेमाल करके हम लेआउट को थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे। उसके बाद हमारी लिस्ट के अंदर क्या आ गया आउटलाइन के अंदर, लिस्ट और टेबल। अच्छा, अब लिस्ट क्या है, लिस्ट आप जैसे अपने घर का सामान लिख रहे होते हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हर
आइटम के लिए हमें अगर सैम्पल चाहिए तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट लेंगे, ताकि यूएल का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके अंदर अगर एल ले लिया, जैसे एप्पल, मैंगो, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक लिस्ट आ गई जिसमें हर आइटम के साथ हमारे पास एक सैंपल आ रहा है। ठीक है, अभी अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये एक सर्कल है। अगर आप चाहें कि ये सर्कल के बजाय इसका जो सैंपल है वो स्क्वायर आ जाए तो वो स्क्वायर भी आ सकता है, ये देखें। तो इस तरह से कुछ और भी चीज़ें होती हैं, डिस्क वगैरह, वो आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक और लिस्ट का टाइप होता है जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, सेम वही पैटर्न है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। इंग्लिश, एक और आइटम डाल दिया, उर्दू। लेकिन यहाँ पर जो है क्या होगा कि लिस्ट के अंदर आपको सैम्पल के बजाय कुछ ना कुछ ऑर्डर दिखेगा, जैसे 1 2 ABC। आप अगर ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो टाइप इज इक्वल्स टू, जैसे मैं अगर छोटा ए लिखूंगा तो छोटी ABC आएगी, बड़ा ए लिखूंगा तो बड़ी ABC। इसी तरह से रोमन काउंटिंग भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे लिस्ट के अंदर क्या आ जाता है, टेबल। तो टेबल क्या होते हैं, टेबल आपको पता है, टेबल के अंदर रोज और कॉलम होते हैं। तो सबसे पहले एक रो बनाएंगे। रोज के अंदर क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं ना। तो अगर वो कॉलम अगर एक हेडिंग है तो आप TH देंगे, और अगर डेटा है तो TD देंगे। तो पहली रो में तो हेडिंग ही होती है, जैसे नेम, और एक और कॉलम दे दिया एड्रेस। ठीक है, अच्छा, अब एक और रो चाहिए जिसमें हम इसका डेटा डालेंगे, जैसे TD। अच्छा, मैं ये वाली रो बाद में दिखाता हूँ आपको, पहले इसकी हेडिंग देख लें। ठीक है, ये हेडिंग्स आ गई। अब इस रो के अंदर हमें डालना है डेटा। एक और रो डाल दी, TD। अब नेम के नीचे हम डालेंगे जैसे फयाज, एक और डेटा डाल दिया नवाब शाह, एड्रेस आ गई। ठीक है, तो एक रो आ गई डेटा की। ठीक है, इसी तरह से एक और मतलब एक और रिकॉर्ड डालना है तो TD, और इसके अंदर हम डालेंगे जैसे उसामा, और TD आई थिंक फैसलाबाद। ये देखें, तो ये हमारा देखें टेबल बन रहा है रोज और कॉलम्स की मदद से। अच्छा, अब अगर आप इसको और ही ज़्यादा फील करना चाहते हैं टेबल की तरह, तो आप इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। जैसे बॉर्डर लिखेंगे इसके अंदर बॉर्डर्स आ जाएंगे, तो अब ये टेबल लग रहा है। तो टेबल इतना आसान है बनाना। ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं है। जैसा आपको टेबल बनाना है, टेबल के अंदर रो डालनी है, अगर हेडिंग तो हेडिंग, डेटा है तो डेटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्म। अब फॉर्म्स क्यों यूज़ होते हैं, यूज़र्स से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो यूज़र से जब इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, एक्शन का मकसद है कि इस फॉर्म का डेटा जब सबमिट होगा तो किस पेज के ऊपर जाएगा। तो मैं देखें, मैंने यहाँ पे पहले से हैंडल submit.html एक पेज बनाया हुआ है। इस पेज पर मैं इसको सबमिट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा कि भाई जब ये सबमिट होगा तो हैंडल submit.html पे सबमिट होगा। अच्छा, अब इस फॉर्म के अंदर क्या होगा, अच्छा क्यों इस फॉर्म से पहले मैं 2 लाइन ब्रेक बना देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अभी कुछ भी लिखा नहीं है। अच्छा, अब फॉर्म के अंदर क्या होगा, आप एक इनपुट टैग डालेंगे। सबसे पहले तो आप एक इनपुट डालेंगे ताकि आप यूज़र से कुछ इनपुट ले सकें, और आप बताएंगे कि किस किस्म का इनपुट लेना है। जैसे अभी अगर आप यूज़र नेम का इनपुट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है यूज़र नेम के लिए टेक्स्ट का इनपुट लेंगे। आप यूज़र को बताना चाहते हैं कि भाई क्या इनपुट करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे एक लेबल यूज़र नेम। ठीक है, तो ये देखें यूज़र नेम। अच्छा, अब देखें अगर इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यूज़र एबल हो रहा है यहाँ पे कुछ लिखने के लिए, लेकिन अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ जब लेबल को क्लिक करूँ तो फोकस आ जाए इनपुट के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि भाई यूज़र नेम के लिए मैंने ये लेबल बनाया, और इस यूज़र नेम के अंदर आप आईडी डाल देंगे यूज़र नेम। तो अब जब आप इस यूज़र नेम को क्लिक करेंगे तो फोकस ऑटोमेटिकली उसके इनपुट पर आ जाएगा। इसी तरह से
अब अगर आप एक और इनपुट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एक और लेबल बना दिया हमने। भाई ये लेबल हमने किस चीज़ के लिए बनाया है, ईमेल के लिए बनाया है। और यहाँ पे भी लिख देंगे कि भाई ईमेल डालो। ठीक है, और इसकी आईडी भी कर देंगे ईमेल। ठीक है, और इसका टाइप भी कर देंगे ईमेल। ठीक है, अब अगर इसका टाइप ईमेल करने से क्या होगा, अगर यूज़र कोई गलत ईमेल डाल के सबमिट करेगा तो वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ईमेल को एज अ टेक्स्ट लेंगे तो फिर वो गलत ईमेल भी सबमिट हो जाएगी। तो ये इसका फ़ायदा टाइप ईमेल रखना है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर आकर देखते हैं तो हमारे पास एक ईमेल का भी ऑप्शन आ गया। ठीक है, उसके बाद एक और, जैसे अगर हमें यहाँ पर पासवर्ड लेना है तो हम यूज़र को भी बताएंगे कि भाई एक पासवर्ड देना है। फिर उसके बाद आईडी भी पासवर्ड कर देंगे। अच्छा, मेन चीज़ जो है ये टाइप होता है। यहाँ पर अगर आप पासवर्ड कर देंगे टाइप को तो आप यहाँ पर देखें यूज़र जब इनपुट देगा तो वो एज ए पासवर्ड आएगा। ठीक है, अब बहुत सारे इनपुट होते हैं, कलर भी होता है वगैरह वगैरह, लेकिन यही ज़रूरी होते हैं। मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे अगर एक और लास्ट वाला इनपुट दे दूँ सबमिट का। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के सबमिट करूँगा तो ये डेटा कहाँ चला जाएगा, जो मैंने एक्शन में दिया होगा। मैंने एक्शन में दिया हैंडल सबमिट डॉट HTML पे चला जाए तो ये उस पेज पे डेटा सबमिट हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या ऐसा वाकई में हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फयास, यहाँ पे लिखूँ fayaz@gmail.com और पासवर्ड 12345। ठीक है, तो ये देखें जैसे मैंने डेटा सबमिट किया तो मैं किस पेज पे आ गया, हैंडल सबमिट डॉट HTML पे। अब यहाँ पे डेटा सबमिट तो हो गया लेकिन रिट्रीव नहीं हो रहा, क्योंकि रिट्रीव करने के लिए हमें PHP की ज़रूरत है। तो PHP तो अभी हम कर नहीं रहे, अभी तो हम जस्ट फॉर्म बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझ लें कि ये जो डेटा सबमिट होगा वो इस पेज पर सबमिट होगा, और PHP की मदद से या फिर आगे जाकर अगर हम Node.js यूज़ कर रहे हैं तो Node.js की मदद से भी हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी सिर्फ हमारा गोल क्या था, फॉर्म बनाना और यूज़र से डेटा लेना। ओके, तो ये भी हो गया। बाकी हमारी क्या रह गया HTML के अंदर, इमेज। अच्छा, एक चीज़ आपको और समझा दूँ फॉर्म में कि अगर आप यहाँ पर ऐसा लिखते हैं मेथड इज इक्वल्स टू गेट, अगर गेट लिखेंगे तो सारा डेटा URL के अंदर नज़र आ रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ वापस और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे मैंने दोबारा वही डेटा दिया 1 2 3 4 5। जैसे मैं सबमिट करूँगा तो अभी यहाँ पर आई थिंक इसी वजह से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये एक HTML का पेज है। अगर यहाँ पर मेरे पास PHP का पेज होता तो वो मुझे URL में पूरा डेटा दिखाता कि क्या क्या डेटा यूज़र ने सबमिट किया है। तो वो PHP का पेज हमें बनाना पड़ता है। तो बहरहाल अभी हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर मेथड जो कौन कौन से होते हैं, एक गेट होता है और पोस्ट। अगर पोस्ट लगाएंगे तो डेटा URL के अंदर नज़र नहीं आएगा, अगर गेट लगाएंगे तो डेटा URL के अंदर नज़र आएगा। फिलहाल इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जस्ट HTML सीख रहे हैं, तो सिर्फ ये फॉर्म बनाना सीखें। अगर आप इसके अंदर ये दोनों चीज़ें ना भी लगाएं फिलहाल तो कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, और लास्ट चीज़ हमारे पास क्या रहेगी, इमेज। तो इमेज के अंदर अभी हमारे पास कोई भी इमेज नहीं है। तो मैं एक दफ़ा क्या करता हूँ, मैं अपना यहाँ पे सर्च किया स्नैपिंग टूल, ओके, न्यू में गया और मैंने अपने इस पेज का एक तस्वीर ले ली। इसको मैं सेव कर देता हूँ कहाँ पे, डेस्कटॉप डीबग सोल्स के अंदर। ओके, कैप्चर, चले ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे इमेज के अंदर मैं क्या कहूँगा कि भाई capture.png के नाम से कुछ इमेज है उसको ले आओ।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस जाके रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप नीचे जाकर देखेंगे हमारे पास एक इमेज आ गई है। अब इस इमेज की आप वैसे CSS के अंदर भी इसको स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप विड्थ देंगे, जैसे मैं विड्थ देता हूँ 600 पिक्सल और हाइट देता हूँ 400 पिक्सल, तो देखें इसकी विड्थ और हाइट कंट्रोल हो गई है। अगर मैं इससे पहले अगर एक BR टैग लगा दूं तो और क्लियर नज़र आएगा। अगर मैं विड्थ हाइट को थोड़ा सा कम कर दूं, जैसे मैं 400, ठीक है, हाइट अभी भी ज़्यादा है, तो हाइट अगर मैं 200 पिक्सल कर दूं, तो देखें इस तरह से आप अपनी इमेज को जो है स्टाइल कर सकते हैं। ज़्यादा स्टाइलिंग हम CSS के अंदर सीखेंगे, तो अभी HTML हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब जो है हम अपनी CSS स्टार्ट करते हैं। तो CSS में सबसे पहले ये जान लें कि CSS को अप्लाई करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहले तो इनलाइन CSS क्या होती है? अगर आप किसी भी एलिमेंट के अंदर, जैसे ये H1 है, मैं इस H1 के अंदर अगर मैं लगा दूं स्टाइल कलर रेड और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूं, तो देखें इसका कलर जो है वो रेड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इनलाइन CSS। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इंटरनल CSS हेड टैग के अंदर स्टाइल का टैग लगाना पड़ता है, फिर वहाँ पर अपनी CSS लिखनी पड़ती है। जैसे मैं लिख रहा हूँ H1, या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ div, और जो div है उसका बैकग्राउंड कलर येलो। तो देखें बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, तो इसको कहते हैं इंटरनल CSS। उसके बाद एक्सटर्नल CSS के लिए आपको यहाँ पे लिंक टैग का यूज़ करना पड़ता है हेड के अंदर, जो मैंने पहले से ही लिंक करके रखी हुई है style.css के नाम से, और मैंने यहाँ पे style.css का पेज बनाया हुआ है। तो style.css के अंदर अगर जाकर मैं सेक्शन को कॉल करूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ इसका भाई बैकग्राउंड कलर जो है वो मुझे कर दो ग्रीन, तो ये होती है एक्सटर्नल CSS। अच्छा, अब इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन का तो आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन एक ज़रूरी पॉइंट बताना चाहूँगा कि जो प्रीफरेंस है वो सबसे ज़्यादा इनलाइन की है, फिर उसके बाद इंटरनल की है, फिर एक्सटर्नल की है। अगर सेम एलिमेंट को इनलाइन में भी लिखा गया है कुछ प्रॉपर्टी, और उसकी सेम प्रॉपर्टी इंटरनल में भी लिखी गई और एक्सटर्नल में, तो कंसीडर वही की जाएगी जो इनलाइन CSS में लिखी होगी, क्योंकि उसकी प्रीफरेंस सबसे ज़्यादा है। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जैसे ये वाला जो येलो कलर हमने किस चीज़ का दिया हुआ है? div का दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अब इनलाइन CSS के इंटरनल CSS के अंदर हमने कहा हुआ है कि div जो है उसका बैकग्राउंड कलर येलो होगा, लेकिन अगर ये सेम प्रॉपर्टी मैं div के अंदर इंटरनल लगा दूं, इनलाइन लगा दूं, स्टाइल बैकग्राउंड कलर मैं लगा दूं भाई पर्पल होगा इसका कलर, तो ये देखें पर्पल हो गया। हालांकि वहां पे भी लिखा है div और इनलाइन भी लिखा है, तो इनलाइन को ज़्यादा प्रीफरेंस है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहां से हटा दी गई, ठीक है, यहाँ से हटा दी गई, और इसकी प्रॉपर्टी जो है बैकग्राउंड वो इंटरनल में भी लिखी गई और एक दफ़ा एक्सटर्नल में भी लिख लेते हैं div बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ब्लू, तो क्या होगा? देखें येलो हो गया, जो कि इंटरनल CSS में बताई गई थी। ठीक है, हालांकि एक्सटर्नल में भी div का बैकग्राउंड बताया गया, लेकिन किसको प्रीफरेंस मिली? इंटरनल को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस इनलाइन की, फिर इंटरनल की और फिर एक्सटर्नल की। अब अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, इंटरनल से हटा दूँ, तो अब इसका बैकग्राउंड वो होगा जो
एक्सटर्नल में लिखा है। ओके, तो उसके बाद हमारी यहाँ पर क्या आ जाते हैं सिलेक्टर्स, जैसे टैग। तो टैग तो हम पहले से देख चुके हैं, जैसे हमने h1 को कॉल किया, div को कॉल किया, सेक्शन को कॉल किया। उसके बाद आ जाता है क्लास। अब क्लासेस क्या होती हैं कि अगर हम एक ही प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के अंदर डालना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि हम सबको कॉल करके लगा रहे हो, वो चाहे कोई सेक्शन हो, कोई div हो, कोई h1 हो, अगर उसके अंदर वो क्लास लगी है तो उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी चीज़ का फ़ॉन्ट जो है वो 20 पिक्सल करना है, तो हम क्या करेंगे, h1 के अंदर भी क्लास लगा दिया फ़ॉन्ट 20, ठीक है। यही क्लास जो है आप div के अंदर भी लगा दें, सेक्शन के अंदर भी लगा दें, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को अगर आप डिफाइन करेंगे कि भाई डॉट फॉन्ट 12, तो इसके अगर फॉन्ट साइज, अच्छा 12 क्यों कह रहा हूँ, फॉन्ट 20 था, सॉरी एक मिनट, 20 था ना जी। तो फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, तो ये देखें कि सबका साइज जो है वो 20 पिक्सल हो गया। अच्छा, 20 पिक्सल से अगर कुछ फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, तो हम इसका जो है इनको बॉर्डर दे के देख लेते हैं। 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो देखें इन सबको रेड बॉर्डर आ गया। मकसद क्लासेस सबके ऊपर अप्लाई होता है। और उसके बाद हमारा क्या है, आईडी। अब आईडी किस तरह से काम करता है, फॉर एग्जाम्पल इन सब के बॉर्डर तो रेड हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो सेक्शन है, सेक्शन, हालांकि सेक्शन को वहाँ से बॉर्डर रेड मिल रहा देखें, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि भाई इसका जो बॉर्डर है वो चेंज होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि आईडी लगा के इसको करेंगे कि बॉर्डर ब्लैक। तो यहाँ पर आके आईडी को कॉल कर लेंगे बॉर्डर ब्लैक, और इसको अगर आप बॉर्डर दे दें 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देखिए अब उसने बाकी प्रॉपर्टीज वहां से ले ली हैं, फ़ॉन्ट साइज उनकी जितना हो गया इसका, बट क्या हुआ है कि इसकी जो और सबका बॉर्डर रेड है, लेकिन इसका बॉर्डर जो है ब्लैक है, क्योंकि आईडी की वजह से, ठीक है। तो आईडी क्या होती है, एक यूनिकली आइडेंटिफायर होता है। क्लासेस एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में भी हो सकते हैं, लेकिन एक आईडी सिर्फ एक बंदे की हो सकती है, एक एलिमेंट की ही हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सोडो सिलेक्टर्स। अब सोडो सिलेक्टर्स बेसिकली बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें कभी कभार उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, लेकिन इस क्लास के अंदर मैं उसको ज़्यादा इंक्लूड नहीं करने वाला। जस्ट मैं एक सोडो सिलेक्टर आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने यहाँ पर जाके कुछ कहा, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक कंटेनर बना लेता हूँ, div डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैंने div डॉट चाइल्ड मल्टीप्लाई 4, ठीक है। और इन सब के अंदर मैंने लगा दिया h1 div1, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, h2 div2 div3 h1 div4, ओके। अच्छा, और मैंने यहाँ पे डाल दिया h1, ठीक है, all divs। अब मैं यहाँ पे CSS में अगर जाके कहता हूँ डॉट कंटेनर के अंदर जो h1 है उनका कलर कर दो ग्रीन येलो,
तो अगर यहाँ पे जाके देखेंगे तो सबका कलर जो है वो ग्रीन येलो हो गया। हालांकि मैंने उनको क्या कहा है कि डिव के अंदर जो H1 है, तो अब ये जो H1 है क्या कर रहा है, कंटेनर के अंदर जो डायरेक्ट H1 है उसको भी चेंज कर रहा है। अगर डिव के अंदर किसी चाइल्ड के अंदर H1 है उसको भी उठा रहा है। मतलब इस कंटेनर के अंदर किसी भी लेवल पर H1 है उसको उठा रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि जो डायरेक्ट इस कंटेनर का चाइल्ड हो, इसके चाइल्ड का चाइल्ड ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं ग्रेटर देन, यानी कंटेनर पेरेंट हो और H1 जो है उसका चाइल्ड हो। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ वही H1 टारगेट होगा जो इस कंटेनर का डायरेक्ट चाइल्ड होगा। ये देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है आगे जाके, तो इसको भी थोड़ा सा रिव्यू कर लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं बाकी सारी चीज़ों को यहाँ से एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक H1 देता हूँ, दिस इज हेडिंग, ठीक है, तो दिस इज हेडिंग। अब अगर इसके बाद मैं एक पैराग्राफ देता हूँ लॉरेन, तो क्या वजह है कि इतनी जगह मतलब खाली है और उसके बावजूद पैराग्राफ दूसरी लाइन पर आ रहा है। तो इसकी वजह यह है कि ये पैराग्राफ और हेडिंग दोनों ब्लॉक एलिमेंट है। अब ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, जो पूरी विड्थ ले लेते हैं। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं कि कंट्रोल ऑल डिलीट, अगर मैं आपको दिखाऊं कि H1 जो है उसको अगर मैं बॉर्डर दूं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो इसने पूरी विड्थ ले ली। इसी तरह से अगर P को दूंगा तो P बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो देखें इसने भी पूरी विड्थ ले ली। अच्छा, अब आप इनकी डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से। जैसे मैं अगर चाहूँ कि H1 जो है एक इनलाइन एलिमेंट बन जाए, यानी वो विड्थ पूरी ना ले, तो मैं इसका डिस्प्ले करूँगा इनलाइन, तो देखें ये एक इनलाइन बन गया। लेकिन इसके बावजूद भी पैराग्राफ उसके साथ नहीं आ रहा, क्योंकि इनलाइन तो सिर्फ हेडिंग हुई है, लेकिन ब्लॉक पैराग्राफ तो अभी भी ब्लॉक है, तो इस वजह से वो उसके साथ आना नहीं चाहता, वो अपनी पूरी विड्थ लेगा। वैसे उसमें कंटेंट भी ज़्यादा है, अगर आप कंटेंट कम करके देखेंगे तब भी वही हाल रहेगा। ये देखिए, तो अभी भी वो पूरी विड्थ ले रहा है, तो ये वजह है। अच्छा, अगर मैं इसकी भी इनलाइन कर दूं, तो देखें ये पैराग्राफ हेडिंग एक साथ आ गए। अच्छा, अब इनलाइन और ब्लॉक में कुछ डिफरेंसेस और भी हैं। जैसे अगर H1 की डिस्प्ले अगर ब्लॉक है तो आप उसकी विड्थ बता सकते हैं कि जैसे 500 पिक्सल, ठीक है, तो इसकी विड्थ 500 पिक्सल हो गई है, ठीक है। लेकिन पैराग्राफ की विड्थ जब आपने इनलाइन कर दी तो इनलाइन एलिमेंट की आप विड्थ नहीं बता सके। जैसे विड्थ 600 पिक्सल नहीं आ रही, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट की आप विड्थ डिफाइन नहीं कर सकते, जबकि H1 की कर सकते। तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, अगर मैं इसकी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूं, ठीक है, तो अब इसकी विड्थ जो है डिफाइन हो गई है, ठीक है। अब अगर ऊपर जगह होती, जैसे अब इसका डिस्प्ले में इनलाइन कर दूं, तो देखें अब ये इनलाइन होने के बावजूद पैराग्राफ ने अपनी विड्थ ले ली है, ठीक है, 600 पिक्सल, क्योंकि अब ये सिर्फ इनलाइन नहीं है, इनलाइन ब्लॉक है। इनलाइन होने की वजह से इसने
एक लाइन में आया और ब्लॉक होने की वजह से इसने विड्थ ले ली, तो दोनों खासियत इसमें आ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक डिस्प्ले होता है फ्लेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब डिस्प्ले फ्लेक्स किस तरह से काम करता है, मान लें हमारे पास यहाँ पर एक div डॉट कंटेनर है और div के अंदर हमने div डॉट चाइल्ड मल्टीप्लाई 3, हमारे पास 3 div आ गए, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डॉट कंटेनर, ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पे, अच्छा, कंटेनर को बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं डॉट चाइल्ड, इसकी विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर येलो। तो ये देखें हमारे पास विड्थ सारी आ गई हैं। अगर मैं इसमें लिखूं मार्जिन 20 पिक्सल, तो इनको 20 पिक्सल का मार्जिन आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 3 डिव्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये तीनों डिव्स एक रो में आ जाएं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके कंटेनर का डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। देखिए जैसे फ्लेक्स किया ये एक साथ आ गए। अब इनका जो मार्जिन है वो अगर मैं यहाँ पे नहीं भी देता तो ये एक साथ मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स जहाँ पे हमने डिफाइन किया वहाँ पे हम गैप 20 पिक्सल रखेंगे, तभी हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। अगर हम इसको कहेंगे कि जस्टिफाई कंटेंट, अगर सेंटर करेंगे तो सेंटर पे आ जाएंगे। अगर मैं कहूँगा कि भाई स्पेस बिटवीन, तो सबके दरमियान जो स्पेस है वो बराबर बट जाएगा। अगर मैं कहूँगा स्पेस अराउंड, तो सबके दोनों तरफ स्पेस आ जाएगा, सॉरी, स्पेस अराउंड, तो सबके दोनों तरफ बराबर बराबर स्पेस आ जाएगा। अच्छा, अगर हमारे कंटेनर की कुछ हाइट होती, जैसे हाइट है हमारे पास 300 पिक्सल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेनर हैं, ये मतलब ये जो चाइल्ड हैं, ये वर्टिकली भी सेंटर आ जाए, ठीक है। तो वर्टिकली सेंटर आने के लिए आपको करना पड़ेगा अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये वर्टिकली भी सेंटर हो जाएंगे और जस्टिफाई कंटेंट की मदद से हॉरिजॉन्टली आप जैसे भी अलाइन करना चाहो आप कर सकते हो। ओके, तो अब इसके बाद डिस्प्ले आ जाता है ग्रिड, ठीक है। अगर मैं इस कंटेनर का डिस्प्ले कर दूं ग्रिड, अब क्या होगा, अब ये सारी चीजें काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको बताऊंगा कि भाई ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हमें कितने चाहिए। यहाँ पे होता है फ्रैक्शंस का हिसाब, कि पूरी विड्थ को कितने फ्रैक्शन में बंटवारा करना है। तो मैं कह रहा हूँ 1FR 1FR 1FR, भाई 3 कॉलम बनाने तो 3 फ्रैक्शंस बना दो, ठीक है। तो देखें 3 फ्रैक्शंस बना दिए उसने। और अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि भाई रोज कितनी बनानी है, ग्रिड टेम्पलेट रोज बनानी है टोटल, अच्छा ऑटो कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हमारे पास 2 और डिव आ जाते हैं, तो देखें ये हमारे पास एक और रो बन गई। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे गैप नहीं बताया, तो मैं गैप बता सकता हूँ 30 पिक्सल। ओके, तो ये देखें हमारे पास, अब आप जितनी भी डिव देते जाएंगे ये आपके पास उसका एक ग्रिड बनता जाएगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है, पोजीशन।
तो पोजीशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लेआउट को अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास मैं इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ चिल्ड्रन को डिलीट कर देता हूँ और इनको मैं आईडीज़ दे देता हूँ। जैसे ये वाली है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू div1, ठीक है। अब इसी कॉपी को div को कॉपी कर लेते हैं सबके अंदर। अब ये हो गया div1, ये हो गया div2, ये div3 और ये div4। ओके, यहाँ इसके ऊपर लिख भी लेते हैं कुछ ताकि हमें वहाँ पर नज़र आए। div1, div2, div3 एंड div4। अब अगर मैं यहाँ पर आकर देखूँ तो मैंने कंटेनर को एक बॉर्डर दे दिया, एक 600 पिक्सल हाइट दे दी और मार्जिन 100 पिक्सल दे दिया, ठीक है। और साथ में जो चाइल्ड है उसको मैंने 100 पिक्सल विड्थ और हाइट दी है, बैकग्राउंड दिया और मार्जिन बॉटम दिया 30 पिक्सल। अब इसको अगर मैं यहाँ पे आकर देखूँगा इसका आउटपुट तो कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये वाला जो div4 है, div4 को मैं पोजीशन दे देता हूँ क्योंकि आईडी उसकी div4 है। तो मैं अगर इसको पोजीशन दे दूँ एब्सोल्यूट और मैं कहूँ कि भाई, अच्छा सबसे पहले तो इसको हम देखते हैं ये कहाँ जाता है, कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर मैं इसको कहूँ कि भाई तुम्हें टॉप से आना है 0 पर, तो देखें वो कहाँ चला गया, वो अपने कंटेनर से बाहर निकल के बॉडी के हिसाब से 0 पिक्सल पे आ रहा है। मैं अगर कहूँ कि भाई बॉडी के हिसाब से तुम्हें 100 या बॉडी के हिसाब से तुम्हें आना है 2 पिक्सल नीचे, तो देखें ये 2 पिक्सल नीचे आ गया। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें 102 पिक्सल नीचे आना है तो ये बिल्कुल अगली डिव के ऊपर चढ़ गया क्योंकि 100 पिक्सल विड्थ और 2 पिक्सल बॉर्डर वाले उसके नीचे दूसरी डिव शुरू हो रही थी, तो ये उसके ऊपर चढ़ गया। यानी जो पोजीशन एब्सोल्यूट है वो ये नहीं देखता कि आगे पीछे मेरे कौन सा एलिमेंट है, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी के साथ साथ इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट के बजाय रिलेटिव होती तो फिर ये देखता कि बाकी चीज़ें कहाँ हैं, उसके हिसाब से ये आता जैसे वो था, ठीक है। अब इसका टॉप भी हटा देते हैं, ठीक है। तो अब ये टॉप वगैरह भी उसी हिसाब से ले रहा है जिस हिसाब से पहले एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ की डिस्प्ले रिलेटिव ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको रिलेटिव या एब्सोल्यूट डिफाइन करेंगे तो वो फिर डिफरेंटली बिहेव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट थी तो ये टॉप से अगर मैं इसको 0 कह रहा था तो ये बॉडी के हिसाब से ले रहा था। लेकिन अच्छा, अब मैं इसको अगर राइट कहूँगा कि भाई राइट से भी 0 ले लो तो ये बॉडी के राइट से 0 पे आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो पोजीशन है ये अपने कंटेनर के हिसाब से ले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंटेनर को एक पोजीशन देनी पड़ेगी कोई भी। अब आप चाहते हैं कि इसकी पोजीशन तो रिलेटिव ही रहे, तो बेशक रिलेटिव ही रखें लेकिन रिलेटिव भी डिफाइन करें। जब डिफाइन होगी तो फिर जो इसके चाइल्ड ने पोजीशन उसके हिसाब से लेंगे। देखें ये उसके कंटेनर के अंदर आ गया, तो यही फ़र्क है। अब इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि जो div2 है, अच्छा अब ये मुझे सबको मैं एब्सोल्यूट बना देता हूँ चाइल्ड की मदद से, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब मैं अगर चाहता हूँ कि भाई जो div1 है वो टॉप से 0 पर रहे और लेफ्ट से भी 0 पर रहे, ठीक है। और जो div2 है वो बॉटम्स से 0 पर रहे और लेफ्ट से भी 0 पर रहे। तो देखें कि div2 यहाँ पे आ गई है, ठीक है।
अब क्योंकि मैंने इनको मार्जिन बॉटम दिया हुआ है तो अब मैं मार्जिन इनका हटा दूंगा तो ये बिल्कुल ही 0 पे आ जाएगा, ये देखिए। और div 3 को मैं ये वाले कोने पे भेजना चाहता हूँ जिस पे अभी ये है। तो मैं चाहता हूँ कि ये राइट से राइट से 0 और टॉप से भी 0, और इसी तरह से div 4 जो है वो राइट से तो 0 लेकिन बॉटम से भी 0। तो देखिए हमने इनको प्रॉपर कॉर्नर्स पे भेज दिया, div 1, div 2, div 3, div 4। तो आपको क्या करना है कि इनके कंटेनर को कोई भी एक पोजीशन दे देनी है, ठीक है। अब वो चाहे एब्सोल्यूट हो, रिलेटिव हो, फिक्स्ड हो, कुछ भी, लेकिन देनी है, ठीक है। और उसके बाद जो उसके चाइल्ड हैं आप उनको पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, फिर टॉप बॉटम से जहाँ भी रखना चाहेंगे वो वहाँ आ जाएंगे। जैसे अगर मैं इनको कहूँ कि div 1 भाई टॉप से थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो ये 10 पिक्सल नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट सबसे दे सकते हैं। तो ये एक पोजीशन, ये भी एक बहुत ज़रूरी था जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Z इंडेक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर div 2 जो है वो div 1 के ऊपर चढ़ जाए पोजीशन की वजह से, जैसे मैं कहूँ कि भाई तुम आ जाओ टॉप से 10 पिक्सल पर या टॉप से 15 पिक्सल पर, और तुम्हारा जो है बैकग्राउंड कलर ब्लू है, तो ये देखें कि वो जब ऊपर गया तो वो div 1 के ऊपर चढ़ गया। अब अगर हम चाहते हैं कि ये नीचे दिखाई दे, जैसे हम MS वर्ड वगैरह के अंदर सेंड टू बैक, सेंड टू फॉरवर्ड करते हैं, तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो जो येलो वाला है वो ऊपर दिखाई दे और ये div 2 उसके नीचे दिखाई दे, तो जिसको ऊपर दिखाना है उसका Z इंडेक्स ज़्यादा कर देना है हमें। जैसे हमें div 1 को ऊपर दिखाना है तो मैं कहूँगा कि इसका Z इंडेक्स, अभी क्योंकि किसी को कुछ दिया ही नहीं है हमने, तो मैक्सिमम Z इंडेक्स 0 ही है, तो 0 से बड़ा अगर 1 दे दिया हमने तो देखें वो ऊपर आ गया और वो नीचे आ गया। अब अगर मैं इसका Z इंडेक्स 2 कर दूं तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से एक दफ़ा जो Z इंडेक्स हमने दे दिया, अब ये नहीं है कि उसका घटा देंगे तो वो नीचे चला जाएगा, हमें हर दफ़ा अगर उस जो पहले से डिफाइन हो चुका है उससे ज़्यादा बताना है, ठीक है। तो ये हो गया Z इंडेक्स, ये भी आगे हमें बहुत काम आएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रांजिशन। ट्रांजिशन तब होता है जब हम किसी चीज़ के अंदर कोई चेंजिंग लाते हैं, तो हम चाहते हैं जब इसके अंदर कोई चेंजिंग आए वो हमें किसी ट्रांजिशन के ज़रिए नज़र आए। तो चलें इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, अब हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है जिसमें हम पहले कुछ और प्रॉपर्टीज़ रखेंगे, फिर उसमें कुछ चेंजिंग लाएंगे तो उसमें हम ट्रांजिशन इफेक्ट दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक हेडर है और हेडर के अंदर एक मेन्यू है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्टाइल के अंदर और मैं कहता हूँ जो हेडर है उसको पैडिंग है 30 पिक्सल की, और बैकग्राउंड कलर उसका ब्लू है, और उसकी पोजीशन रिलेटिव है। और चलें यहाँ तक देख लेते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हेडर। अब इस हेडर के अंदर जो मेन्यू है ना, मैं चाहता हूँ कि जो मेन्यू है उसकी पोजीशन हो जाए एब्सोल्यूट, और वो टॉप से 100%। अब टॉप से 100% कैसे, क्योंकि अब पोजीशन इसके पेरेंट की रिलेटिव है, तो वो अपने पेरेंट के 100% यानी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है 100% हो रहा है हेडर का, वहाँ से वो मेन्यू दिखाई देगा, ठीक है। और
राइट से उसको हम कर देते हैं 0, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं ब्लैक कलर का, और उसकी हाइट दे देते हैं हम 100 VH। 100 VH का मकसद है कि जितनी भी हमारे पास वर्टिकल हाइट है, और उसकी जो विड्थ है हम 20 VW, यानी जितनी विड्थ है टोटल उसका 20%। तो ये हमारे पास एक मेन्यू आ गया। और यहाँ पे हर चीज़ की कुछ ना कुछ पैडिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप यूनिवर्सल सेलेक्टर को सिलेक्ट करके यहाँ पे मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर देंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह जिस तरह हमारे वेबसाइट्स में होता है। अब यहाँ पे मेन जो हमें ट्रांजिशन का इफेक्ट देखना है वो कैसे देखना है कि अगर ये वाला जो मेन्यू है, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको राइट से -100% रखें तो देखें कि ये राइट से मूव हो गया स्क्रीन से, ठीक है। लेकिन हमारे पास स्क्रॉल भी आ गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्क्रॉल को छुपाने के लिए पहले तो बॉडी का ओवरफ्लो एक्स जो है उसको हिडन कर दें, ताकि हमें ये पता ना चले कि यहाँ पर कुछ हिडन है, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब ये जो मेन्यू है, इस मेन्यू के अंदर जब एक्टिव क्लास लगी हो तो तब क्या हो कि ये जो राइट से 100% है ना, ये चेंज हो जाए राइट से 0 के ऊपर, यानी अब जो -100% है वो यहाँ पे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि किस तरह से ट्रांजिशन काम करती है, तो मैं अगर यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में आ जाऊँ तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि हमारे पास बॉडी है, बॉडी के अंदर हेडर है, और हेडर के अंदर मेन्यू है जिसके अंदर अभी कोई भी क्लास नहीं लगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको क्लास लगा दूँ एक्टिव और इंटर करूँ तो देखें हमारे पास अब जो मेन्यू आया है वो एक ट्रांजिशन के साथ उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको वापस हटा दूँ तो ये उसी ट्रांजिशन के साथ वापस जाएगा, दोबारा लगा दूं उसी ट्रांजिशन के साथ वापस आएगा। तो ये क्लास के रिमूव और इंसर्ट होने पर उसके ऊपर जो चेंजिंग आ रही है उसके लेआउट में, उसके ऊपर हमने एक ट्रांजिशन, एक एनिमेशन इफेक्ट लगा दिया जो उस चेंजिंग को स्मूथली शो कर रहा है, ठीक है। तो ये स्मूथनेस लाने के लिए हम ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं, ओके। तो अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, मीडिया क्वेरीज। अब मीडिया क्वेरीज का हम ज़्यादा जो लेसन है वो तो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दे देता हूँ इसका, ताकि हमारी CSS यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो मीडिया क्वेरीज क्यों यूज़ होती हैं, टू मेक आवर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का क्या मकसद है कि एक आपने लेआउट बनाया जो PC पर तो सही दिख रहा है, फ़ोन पर सही नहीं दिख रहा, या लैपटॉप पर सही नहीं दिख रहा, तो डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के हिसाब से अच्छा दिखाई दे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर हमारे पास एक हेडर है, और हेडर चलें इसका फ़िलहाल जो मेन्यू है इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका आउटपुट कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ हेडर है। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये छोटी स्क्रीन हो तो इसमें कुछ चेंजिंग आए। मैं क्या चेंजिंग लाता हूँ, मैं हेडर का कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप इंस्पेक्ट में आएँ, और इंस्पेक्ट में आकर देखें कि ये वाली जो स्क्रीन है इसकी साइज़ कितनी है, 408 पिक्सल, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जब ये 408 पिक्सल पे पहुँचे तो क्या हो कि इसका कलर जो है लेट सपोज रेड हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मीडिया में आऊँगा, CSS में आऊँगा, और मैं मीडिया क्वेरी लिखूँगा। आप यहाँ लिखेंगे मीडिया, मैं लिखूँगा मुझे स्क्रीन के ऊपर मीडिया क्वेरी लगानी है, और साथ में एक कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। कंडीशन क्या है कि भाई उसकी मैक्स विड्थ जो है 408 पिक्सल, यही थी ना 408 पिक्सल। तो उस पर क्या हो कि हमारा जो हेडर है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। तो यहाँ पर आकर देखेंगे तो पहले तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर आएँ, इसको जैसे ही आप छोटा करेंगे, अच्छा आप 408 पिक्सल एक्चुअली यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसकी मिनिमम विड्थ जो है वो कुछ और ही है। तो मैं यहाँ पे एहतियातन
700 पिक्सल कर देता हूँ, क्योंकि 700 पिक्सल से छोटी स्क्रीन हो नहीं रही है हमारे पास यहाँ पे। तो ये देखें 700 पिक्सल पे जैसे ही पहुँचता है तो रेड हो जाता है, जैसे ही ये 700 पिक्सल से बढ़ेगा तो ब्लू हो जाएगा, ये देखें। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ कलर ही चेंज करें, आप इसमें कुछ और भी डिस्प्ले वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी इस हेडर के अंदर हमारे पास एक मेन्यू है, मेन्यू के अंदर LI है, LI 4, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। तो देखें ये अभी हमारे पास ये कॉन्टैक्ट वगैरह आ रहा है सारा। मैं तो इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ पहले। जो मेन्यू है उसका डिस्प्ले, फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर, जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उनके अंदर 30 पिक्सल का गैप होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, और फ्लोट राइट, ये राइट पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। इसका अगर हम लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे तो ये इसके पॉइंट भी हट जाएंगे। देखिए ये हमारे पास एक मेन्यू आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब इसको हम इस तरह से छोटे स्क्रीन पर लाएं तो कलर रेड होने के साथ ये मेन्यू भी जो है वो गायब हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इसको जस्ट बताएंगे कि भाई जब 700 पिक्सल पे स्क्रीन पहुँचे या उससे कम हो तो जो मेन्यू है उसका डिस्प्ले तुम्हें कर देना है नन। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया, देखें जैसे यहाँ पे आएंगे तो मेन्यू हो गया गायब, जैसे ऊपर आएंगे तो मेन्यू आ जाएगा। तो डिस्प्ले के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। तो अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जब छोटा हो जाए तो यहाँ पर जो मेन्यू है उसको जिस तरह से मोबाइल में आता है मेन्यू, उसकी आप विड्थ कर दें 20 VW, हाइट कर दें 100 VH, और पोजीशन कर दें एब्सोल्यूट, जिस तरह से हमने पहले हेडर में देखा था। टॉप से कर दें 100%। ठीक है, और हमारे पास ये जो हेडर है, हेडर की पोजीशन तो पहले से ही रिलेटिव है। तो अच्छा, अब मेन्यू का जो है आप डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले कर दें फ्लैक्स, और इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो कर दें कॉलम। ठीक है, और इसको जो है राइट से कर दें 0। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसका अगर हम कुछ बैकग्राउंड दे दें, बैकग्राउंड कलर जैसे ब्लैक, और फिर कलर जो है वो वाइट कर दें, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यही वाला मेन्यू जब हम ऊपर होंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, जब स्क्रीन छोटी हो जाएगी तो वही मेन्यू इस तरह से दिखाई देगा। तो देखें किस तरह से हमारी वेबसाइट जब वो रिस्पॉन्सिव बन रही है। इसी तरह से आप डिस्प्ले वगैरह, विड्थ, साइज़, उन सब चीज़ को सेट कर सकते हैं इस मीडिया क्वेरीज के अंदर। तो यहाँ पर जो है हमने एक CSS का क्लास भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट की हैं। हमने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना सीखा, हमने ट्रांजिशन के बारे में सीखा, Z इंडेक्स के बारे में सीखा, पोजीशन कैसे देते हैं किसी चीज़ को, डिस्प्ले के बारे में और सिलेक्टर के बारे में सीखा। और इसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे मार्जिन, पैडिंग वगैरह, वो तो साथ साथ चलती रहती हैं। तो यहाँ पर हमारी HTML और CSS की क्लास कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, और वही प्रोजेक्ट फिर बाद में आपको भी बनाना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं, एक्टिवली सीख रहे हैं, और आप लोग भी इस लर्निंग में कोलैबोरेट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई टीचर हूँ, मैं आपका ही मतलब मैं आपका ही फेलो हूँ, मैं भी आपकी तरह लर्नर हूँ। हम एक कोलैबोरेशन में काम करेंगे तो मेरा भी दिल करेगा कि मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करूं, और जाहिर सी बात है आप लोगों के अंदर जो स्किल्स होंगे वो मुझसे भी ज़्यादा होंगे। तो जब आप सीख जाएंगे, आप कुछ चीज़ें मुझे भी सिखाएंगे, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी अगर आप साथ साथ कंट्रीब्यूट अपना करते रहेंगे, एक्टिवली लर्न करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इसका जो है एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी लाऊंगा। तो फिर उसके बाद आपका टर्न है, जब आप मुझे उसका रिस्पांस देंगे तो मैं जावास्क्रिप्ट की क्लास शुरू करूँगा। थैंक यू वेरी मच।